Good morning, student. Today we will discuss about the measure of correlation. Measure किसी भी चीज को नापना, measure of measurement. The main key word is correlation. What is correlation? बच्चों इसके पहले चैप्टर में आपने measure of dispersion पढ़ा है ना, measure of central tendency, mean, median, mode, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन एंड ऑल दैट. मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मेनली जो हम डिस्कशन करते हैं दैट इज द डेविएशन ऑफ सिंगल वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है और उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं. जैसे दो डिफरेंट फैक्ट्रीज का सैलरी स्ट्रक्चर या किसी एक क्या कहते हैं कॉज, कोई एक कॉज जो हमारी प्रोडक्टिविटी या उसको किसी फर्म की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है. मतलब सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंतर्गत. लेकिन जब किसी प्रॉब्लम में देर आर मोर देन वन वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व और एसोसिएटेड टू ईच अदर, देन that measurement, that study comes under the topic measure of correlation. Measure of correlation, relation word ही बताता है संबंध. For discussing a relation we must need at least two things. So the relation or the dependency or the effect on one another. Okay, so measure of correlation means, measure of correlation is a term defined as the relationship between two such variables in which changes in the value of one variable also bring a change in the value of other variable. Then it is called a correlation. In this chapter we will discuss about the different measures of correlation. So first of all, definition. Definition is the term correlation indicates the relationship between two such variables in which change in the value of one variable also change the values of other variable. It is a statistical analysis including two or more than two variables. Then what are the causes? What are the causes of? बच्चों, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस से कई कारणों से, अलग अलग केसेस में अलग अलग कारणों से हो सकता है. जैसे पहला कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट. जैसे देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. किसी दो वेरिएबल्स के बीच में एक कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो. जैसे एटमॉस्फेरिक हीट एंड टेम्परेचर. जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना. तो हीट कॉज है और टेम्परेचर का बढ़ना उससे उसका इफेक्ट है. तो ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है हीट और टेम्परेचर के बीच में कि जैसे जैसे हीट बढ़ता है वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. या फिर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो इंक्रीज इन रेडियस ऑफ अ सर्किल विल इफेक्ट द सर्कमफ्रेंस. जैसे जैसे आप सर्किल का रेडियस बढ़ा करते जाएंगे वैसे वैसे सर्किल का सर्कमफ्रेंस भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा. So increase in radius is the cause and increase in circumference is the effect. So one type of relationship is cause and effect की दो variables हैं जिसमें एक variable cause है और दूसरा उसका effect है. The second is effect of any third variable. Effect of third variable in which the two variables जिनके बीच आप कोरिलेशन देख रहे हैं they may be not directly
कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो बल्कि वो दोनों किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड हो। जैसे किसी ईयर में राइस की फसल, धान की फसल और गेहूं की फसल होने में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन ये दोनों ही एक तीसरे वेरिएबल दैट इज रेन पर, बारिश पर निर्भर करते हैं। सो इफेक्ट ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, कि दोनों में आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन दोनों ही एक तीसरे चीज बारिश पे डिपेंड करते हैं। सो अगर बारिश कम होगी तो पैदावार इफेक्ट होगी, उससे पैदावार कम होगी उस साल, ठीक है, अगर प्रॉपर बारिश नहीं होगी। तो इन दोनों में कोई राइस के यील्ड और व्हीट के यील्ड में कोई डायरेक्ट रिलेशन आपस में नहीं होने पर भी ये एक तीसरे वेरिएबल की वजह से एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। वन कॉज अफेक्टिंग टू वेरिएबल्स, वन कॉज अफेक्टिंग टू वेरिएबल्स, जैसे वन कॉज affecting two variables, जैसे इंक्रीज इन पेट्रोलियम, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, हाँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो इसका जितने भी व्हीकल्स हैं जिनमें पेट्रोलियम का यूज होता है उन सबके फेयर में इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, एयर फेयर भी इंक्रीज हो जाएगा, टैक्सी फेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डीजल का दाम बढ़ा तो ट्रक्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट सप्लाई पर आएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस बाकी और जो कमोडिटीज हैं, जो ट्रक्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनकी कॉस्ट पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो कॉज एक है और उसके कई सारे वेरिएबल्स पे उसका इफेक्ट दिखता है। एंड फोर्थ वन इज बाय चांस। यहाँ पे जिन दो चीजों के बीच में कोरिलेशन है, मे बी कि वो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाय चांस वो एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ घट रहे हैं। जैसे किसी साल ये कैलकुलेट किया गया कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन and increment in the production of sugar, but it is a chance that both are increasing in that particular year. So it is completely a matter of chance. Correlation is so correlation is only a mathematical relationship. It does not necessarily signify a cause and effect relationship between the variables. बच्चों ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट होना या कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेना किसी दो वेरिएबल के बीच में, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप या जो कोरिलेशन आपने निकाला है वेरिएबल्स के बीच में, ये हमेशा इसी टाइप का रहेगा। देखो, इकोनॉमिक या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसे इफेक्ट करने के लिए इफेक्ट करने वाला सिर्फ एक कॉज नहीं होता, उसके कई सारे मेजर्स होते हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी पे अगर बात करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो वहां पे सिर्फ एक मेजर नहीं होता। आप रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, आपका क्या कहते हैं, कितनी मशीनरी कैसी लग रही है, कितना मैन पावर चाहिए। जब माल तैयार हो जाता है तो वो उसके लिए जो मार्केट अवेलेबल है वो कितनी दूर है, वहां पे सामान पहुंचाना कितना आसान या मुश्किल है, या आपने जो सामान बनाया है उसे कितने ज्यादा केयर की जरूरत है। ऐसा सामान है जो बहुत ज्यादा केयर के साथ ले जाना पड़ेगा मार्केट तक, अदरवाइज वो टूट सकते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये एक सिर्फ प्रोडक्शन या सिर्फ प्रॉफिट को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे कॉज होते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि जो रिलेशन आपने निकाला है हमेशा ही होल्ड करेगा। डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड ड्रॉप करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड और भी बढ़ती चली जाए।
So correlation is a mathematical relationship. Okay, you cannot claim that every time the relationship between the same type between the variables are of the same type. It is a mathematical relationship only. Now kinds of correlation. The first is positive or negative correlation. Positive or negative correlation. What is positive or negative correlation? When the variables changes in the same direction. Same direction means one increases, then other also increases. Then it is called a positive correlation. Means they are directly proportional to each other. If one increase, another increase. If one decrease, other variables also decrease. Then if they behave in the same way or in the same direction, then it is called a positive correlation. But if the direction is reverse means ki inverse means ki one is increasing then other is decreasing, or one is decreasing then other is increasing, then this type of correlation is called negative correlation. Okay, so what is positive correlation? When the direction of change is same, in both the variables changes in one direction, then it is called a positive correlation. But if the change is in opposite direction, means one increasing another decreasing, then it is called a negative correlation. Okay. Then second one is linear or curvilinear. Linear and curvilinear. So linear, that is very clear from the name only, कि when the relationship can be represented by a straight line. The graph of the relation between two variables is a straight line, then it is called a linear correlation. And if it is non-linear, then it is called a curvilinear or non-linear correlation. Then third is simple and multiple. Simple and multiple actually involves it is on the basis of the number of variables involved. If there are only two variables, then it is called a simple correlation. And if it is more than two variables, three or more than three variables, then it is called a multiple correlation. Okay. The next topic is degree. Degree of correlation. Degree of correlation. Actually, there are three types. What is degree of correlation? Actually, the calculation, the mathematical calculation of the value of that correlation, means the coefficient of correlation, is known as the degree of correlation. Then degree of correlation, you can easily understood this by this chart. The first is perfect correlation. What is perfect correlation? If the two variables are in exact proportion, exactly proportional, then it is called the perfect correlation. Perfect correlation एक होता है perfect positive correlation, जिसमें वेरिएबल जो है वो +1 से
और एक +1 आता है, और नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन -1. Perfect negative correlation. Perfect correlation is that when the changes in two related variables are exactly proportional. ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो +1, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो -1. देन सेकेंड इज zero correlation. Zero correlation means the value of coefficient of correlation may be 0, but it doesn't mean that the substance of any type of relation, this does not mean that there is an absence of any type of relation between the two variables. Two variables are uncorrelated, ऐसी बात नहीं है. It is just the mathematical value is 0, that is no correlation. And then the third one is limited degree of correlation. Limited degree of correlation means limited degree of correlation. Limited degree of correlation means कि जो variables हैं वो exactly proportion में नहीं है, बल्कि मे बी कि हाई हो लेकिन परफेक्ट नहीं है, मे बी कि मॉडरेट हो या फिर लो हो. हाई मतलब जब रिलेशनशिप की वैल्यू ±0.75 से +-1 तक, मे बी ये पॉजिटिव या नेगेटिव की बात मैं कर रही हूं. सो ये हाई कोरिलेशन है, +-0.75 to 1. ठीक है. मॉडरेट मतलब ±0.25 to 0.75, then it is called the moderate, and low is 0 to 0.25, then it is called the low limited degree of correlation. Now the most important part, that is methods of studying correlation. कोरिलेशन अभी हमने बताया था कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है. किसी भी चीज, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचने के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत मस्ट है, वो हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम एक डिसीजन मेकिंग स्थिति पे, पोजीशन पे पहुंच पाए. सो द फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम में जैसे नाम से क्लियर है कि एक डायग्राम होता है. डायग्राम कैसा कि प्लेन पर जो दो एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस. एक्स और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में हम एक वेरिएबल को एक्स एक्सेस के अलोंग और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सेस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं. और हर एक पेयर ऑफ एक्स वाई एक रिलेशनशिप होगा एक्स और वाई के बीच में. तो एक्स और वाई का जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा उसे हम इस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे. प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हर एक पेयर के लिए हम स्पेसिफिक पॉइंट्स लगाएंगे. ठीक है. ये पॉइंट्स का एक क्लस्टर टाइप होता है कि एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को हम, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई होप कि आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है अपने छोटे क्लासेस में, बेसिक मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ी है तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उससे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हुए चलते हैं, प्लॉट करते हैं एक्स और एक्स वाई प्लेन पर. अगर ये स्कैटर्ड जो एक क्लस्टर जो हमें मिल रहा है, पॉइंट्स का क्लस्टर मिल रहा है, अगर वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब कि एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की भी वैल्यू बढ़ रही है, और जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग दिख रहा है इस तरह से, then it is a positive correlation. And if this line is decreasing, if it is downward, then it will be a negative correlation. A scatter diagram is actually a pictorial representation, a picture diagram.
okay, a picture or a cluster of points. So that is why it is called a scatter diagram. लेकिन स्कैटर डायग्राम ना, इसके अपने कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं. जैसे स्कैटर डायग्राम इजी है ड्रॉ करना. किसी भी चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत जल्दी समझ में आता है. इससे एक रफ आइडिया तुरंत मिल सकता है. लेकिन आप स्कैटर डायग्राम के मदद से किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपके पास कोई न्यूमेरिकल टर्म, कोई क्वांटिटिव वैल्यू अपने डिसीजन के फेवर में या उसके डिसीजन के लिए आपके पास नहीं होता है. अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना, प्लॉट करना मुश्किल ही, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन पर हम एक साथ सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही ट्रीट कर सकते हैं. यहाँ पर हाई, लो या मॉडरेट रिलेशनशिप, को रिलेशनशिप का एक रफ आइडिया तो मिलता है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल पाती है. सो दैट इज वाई स्कैटर डायग्राम इज नॉट सो popular or not in use so much. But the second one, that is Karl Pearson's coefficient of correlation. It is given by the famous statistician Karl Pearson, और इसे product movement correlation भी कहते हैं. It is this method is very popular to find out the correlation between the two variables. The coefficient of correlation, that Karl Pearson coefficient of correlation is represented by R. The coefficient of correlation of two variables is obtained by dividing the sum of the products of the variables upon total number of observation into standard deviation of variable X into standard deviation of variable y. What is sigma? Sigma is the standard deviation. You all must know about the standard deviation. You have studied already. You have studied this standard deviation in the measure of dispersion. Measure of dispersion में आप सबने standard deviation पढ़ा होगा. So this R is known as the coefficient of correlation. Coefficient of correlation पढ़ने के लिए, what is x? X is actually the deviation of the observation from its arithmetic mean. X bar. What is the x bar? X bar is the arithmetic mean. Y is y minus y bar, and sigma x is the standard deviation for x series, and sigma y is the standard deviation of y series. N is the number of pairs of observation, and R is the coefficient of correlation. R is known as the coefficient of correlation. Now, sigma x is equals to under root summation x square upon n, and sigma y is equals to under root summation y square upon n. So put these values here. Then R is equals to summation xy upon n into under root summation x square upon n into under root summation y square upon n. So R is equals to summation xy upon n, और इन दोनों स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई हम कर दें तो इट विल बी summation x square into summation y square upon n into n square. So it is equal to summation x into y upon n into under root
summation x square into summation y square upon n. ये n स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो n हो जाएगा. सो n से n कैंसिल आउट. इट इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर. It is the value of coefficient of correlation R by the Carr-Pearson method. You can find out this coefficient of coefficient of correlation by 4 different methods. The first is actual mean. The second one is direct method. Third is assumed mean method. Assumed mean method, and the next is step deviation. In actual mean method, we calculate the actual mean of the given series, given pair of series. ठीक है, गिवन जो पेयर्स की जो एक्स और वाई की जो सीरीज दी गई है उसमें हम एक्चुअल मीन कैलकुलेट करके और फिर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती इस फॉर्मूले में. एक्चुअली इसका एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ना. तो ये जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ये एक्चुअल मीन निकाल के फिर हम डेविएशन निकालते हैं एक्चुअल मीन मेथड में. अज्यूम्ड मीन मेथड हम यूज करते हैं जब हमारा मीन जो है एक्चुअल मीन फ्रैक्शन में आ रहा हो या सीरीज बहुत बड़ी है और वहां पे वैल्यूज काफी वहां पे अज्यूम्ड मीन हम लेते हैं. काफी लंबी सीरीज होती है तो उसके लिए भी हम अज्यूम्ड मीन का यूज करते हैं. और स्टेप डेविएशन मेथड आपने जब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट पढ़ा होगा तभी आपने पढ़ा. स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब यूज करते हैं? जब वैल्यूज काफी बड़ी होती हैं तो हम उसे रिड्यूस करते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से, कैलकुलेशन को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये तीनों वही हैं जो आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है. अभी हम पहले एक्चुअल मीन मेथड से क्वेश्चन करके देखेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं. कैलकुलेट कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. एक क्वेश्चन आपकी बुक से लेते हैं. ये ईयर दिया है 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 16. बर्थ रेट इज गिवन and death rate is also given. Calculate Carl-Pearson coefficient of correlation between birth rate and death rate of the following data. किसी भी statistical calculation के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसका चार्ट प्रिपेयर करना आता हो, चार्ट समझ में आता हो. हमें इस रिलेशनशिप में क्या क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. वेयर व्हाट इज एक्स? एक्स इज एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई इज वाई माइनस वाई बार. वाई माइनस वाई बार. ठीक है. सो जो हम चार्ट बनाएंगे, द फर्स्ट कॉलम में भी मस्ट बी द बर्थ रेट. ओके, birth rate, that is capital X. okay, अब कैपिटल X मिल गया. हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? X माइनस एक्स बार. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस X बार एंड देन डेविएशन ऑफ X फ्रॉम दिस X बार. ओके, देन नेक्स्ट जब X माइनस एक्स बार क्या है? दैट इज स्मॉल x. नाउ स्मॉल x जब निकल गया तो नेक्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए? बिकॉज वी नीड एक्स स्क्वायर, सो नेक्स्ट कॉलम विल बी एक्स स्क्वायर. सो x, capital X, that is the given birth rate, then small x, that is the deviation from the mean,
deviation of each observation, each value from its mean, and then square of x square, x. Okay, then next जो दूसरा वेरिएबल है जैसे दैट इज डेथ रेट, it is y. Then again we have to find out y minus y bar. Okay, and then y square. Y, it is small y, now it is y square. One more information we needed, that is x into y. So one table, one column for xy. So now it is clear that first variable is birth rate, that is x. We need small x, value of small x, that is x minus x bar and small x square. Then another variable, that is death rate, y. Then y minus y bar, it is small y, then small y square, and then we need x into y in our formula. So birth rate is given 24, 26, 32, 33, 35 and 30 in the different years from 2011 to 2016. And death rate is given 15, 20, 22, 24, 27 and 24. Student, you must use the ruler while you are drawing lines. So first of all, find out x bar. What is x bar? Summation x upon n. So summation n, $180. And how many years of observation? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 180 upon 6. It is equal to 30, the value of x bar. Similarly, calculate the y bar. Summation y is equals to 132. So y bar is equals to summation y upon number of observation, that is 6. So is equals to 132 upon 6. It is equal to 22. Now find out the difference. 24 minus 30. 24 minus 30 is minus 6. 26 minus 30 is minus 4. 32 minus 30 is 2. Then 3. Then 5. And then 0. It is the value of x minus x bar. Then value of, then x square करेंगे तो कितना मिलेगा? It is 36, 16, 4, 9, 25 and 0. Then y minus y bar की value 22 आई थी, तो 15 minus 22 is minus 7. 20 minus 22 minus 2, 0, plus 2, plus 5 and then plus 24 minus 22 is plus 2. Okay, then y square, minus 7 का square 49, minus 2 का square 4, 0, 4, 25 and 4. Now x into y, it is the value of x and it is the value of y. Okay, so minus 6 into minus 7,
42, minus 4 into minus 2, 4 2s are 8, then 0, then 3 4s are 12, 3 into 2, 3 2s are 6, then 5 5s are 25, and again 0. Then we have to find out the value of summation xy. Summation xy is equals to 42 and 8 50, 56, 25, that is equal to 81. Summation x square, we have to find out summation x square, and the value of summation x square is 90. And summation y square, it is equals to 86. Now put all the values. R is equals to summation xy upon under root summation x square into summation y square. Put all the values. Summation xy is 81 upon under root 90 into 86. Okay, now calculate the value. It is 81 upon under root 7740. Now find out the square root of 7740 and divide 81 by the number. Okay, so in this way you can find out the correlation, coefficient of correlation, Karl's coefficient of correlation by the actual mean method. I hope you all know about the assumed mean and step deviation mean method. So you can find out the assumed, बस mean निकालने के ही method में difference आएगा. If you calculate the mean by assumed mean method, and then it is called the assumed mean method of finding the coefficient of correlation and step deviation. Okay, so in next video we will discuss the rest of the methods also. Okay, till then, goodbye.